Hello students, welcome to my YouTube channel Class Excellence. I am here with a new video of Class 9 Science Chapter 8, that is Journey Inside the Atom. Okay, in this video I will give you the complete explanation of this chapter. Without wasting much time, let's begin with the chapter, that is Journey Inside the Atom. Let's start with the first topic, that is rediscovering the roots of atomic theory. See how this atomic theory came into existence and how it was rediscovered. We are going to see everything, or we can say the history of atomic theory, history behind the atomic theory is we will see this in this topic. See, let's begin with the chapter. The atomic theory, it is not a modern idea. Okay, it was discovered a long back ago. It has a long and interesting history behind it, and it began almost in ancient times. In ancient time, according to Vaisheshika philosophy, Indian philosopher Kannada, that is around 6th century BC, he proposed that all matter is made up of tiny indivisible particles, and they were called as Anu, according to Indian philosopher Kannada. See, let's say, what do you mean by matter first? Matter is anything which is present in our surroundings is called as matter. And example लेने से चौक होता है. ओके, अगर ये चौक को तुम लोग ब्रेक करोगे, एग्जाम्पल ये चौक को तुमने ब्रेक किया करके सोचो, ये चौक है करके सोचो, ये चौक को तुमने ब्रेक किया, इधर से कट किया, कुछ पीसेस में ब्रेक डाउन होगा, फिर उसका वो पीस ले लो, वो पीस को फर्दर डिवाइड करो, फर्दर ब्रेक करो, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा. एक ऐसा कंडीशन आएगा जब ये इनडिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा फर्दर. एंड ये जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है उसको उसने अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर उसने क्या बोला, इसको नेम किया अणु करके बोला. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड ही नेम्ड देम अणु. तो देखो इधर, ही स्टेटेड दैट दीज पार्टिकल्स आर एटर्नल इनडिविजिबल, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, एंड दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सब्सटेंस. सारे सब्सटेंस किससे बनाए हैं? सारे सब्सटेंस ये अणु को मिला के छोटे छोटे अणु, दैट इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स को मिलाने से एक बड़ा सा मैटर बन जाता है. समझ में आया? देन एन एंशिएंट ग्रीस, another philosopher, Greek philosopher Democritus, in around 460 to 370 BC, he proposed that matter is made up of tiny particles and they were called as atomos. देखो, उसने अणु बोला अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर. ये ग्रीस फिलोसोफर ने इसको, ये सेम इंडिविजिबल पार्टिकल्स को इसने क्या बोला, एटोमोस करके बोला. क्या बोला? एटोमोस. एंड द वर्ड एटम यही वर्ड से डिराइव हुआ था. ओके, एटोमोस लैटिन वर्ड है, तो वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस. एटोमस इज अ ग्रीक वर्ड, and from here what was derived? Atom was derived, that means indivisible. atomos का मीनिंग क्या होता है? indivisible. तो तुम्हें समझ में आया होगा एटम क्या है. atom is a indivisible particle which cannot be divided further. ये according to their philosophy था. तो उसके बाद देखो इधर मैंने कुछ हिस्ट्री भी दिया है, टाइमलाइन ऑफ आइडियाज़. 6th सेंचुरी, वो कनाडा इंडियन फिलोसोफर, उसने अणु करके बोला. 460 टू 370 BC में डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसोफर, उसने एटोमोस करके डिराइव किया. 1803 में जॉन डाल्टन और एक साइंटिस्ट या केमिस्ट आया, उसने मॉडर्न एटॉमिक थियोरी बोला. मतलब उसने बोला कि एटम उतना ही इंडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं और एटम के अंदर भी कुछ होता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. उसको जॉन डाल्टन का थियोरी था. नेक्स्ट इन 19th to 20th सेंचुरी, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. तो दे वर फाइनली डिस्कवर्ड.
ओके, एंड द रीडिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थियरी। तो ये जो पहले बोला था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये थियरी एक्चुअली रॉन्ग प्रूव हो गया था। और वो क्या डिस्कवर हुआ था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम्स वे डिस्कवर्ड। ओके, एंड अ न्यू थियरी वॉज, एटॉमिक थियरी वॉज रीडिस्कवर्ड। तो ये था। अभी नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में देखो, जॉन डाल्टन इन 1803, इधर मैंने दिया है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी। ही प्रपोज्ड द फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थियरी बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉस। इसने कुछ लॉस दिए, तो वो लॉस या रूल्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न एटॉमिक थियरी प्रपोज हुआ था। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी एक्सप्लेन किया था। तो why the atomic theory was further forgotten? See, the concept of atom could not be accepted. The concept of atom was not accepted by many scientists because atoms could not be seen or divided. तो atoms they were not seen. Okay, छोटा सा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा सा, indivisible particle है, and it cannot be further divided. So with the discovery of subatomic particles and advances in science, the atomic theory was rediscovered. Further atomic theory को rediscover किया था and it was developed further. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, ऐसे करके रीडिस्कवरी हुआ था एटॉमिक थियरी का। इधर कुछ मैंने हर एक पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, जो जो एक एक पेज में पढ़ने वाले हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम लोग रिवाइज करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज अणु? कौन था वो? दैट इज इंडियन फिलोसोफर, वो हु? कनाडा। ओके, इंडियन फिलोसोफर कनाडा, ही प्रपोज्ड अणु, that is smallest indivisible particle. Next, who gave the concept of atomos? atomos का concept किसने दिया था? Democritus, Greek philosopher Democritus. Next, who is known as the father of modern atomic theory? John Dalton. John Dalton, देखो जॉन डाल्टन। ओके, सेकेंड का आंसर क्या था? डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। फर्स्ट का कनाडा, Indian philosopher. Why? Next, fourth question, why was the atomic theory forgotten for some time? Because that many scientists they accepted that atoms could not be seen and it cannot be divided further. समझ में आया? इसका आंसर इधर है। Okay, now coming to the next second topic where we will see the short history behind the journey through atomic models. डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स एमर्ज हुए, ओके, एटम्स के। तो साइंटिस्ट थ्रू सेंचुरीज दे हैड ट्राइड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड हियर इज़ अ शॉर्ट जर्नी ऑफ इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स। तो हिस्ट्री क्या है एटॉमिक मॉडल्स के बिहाइंड? देखो, फर्स्ट आता है डेमोक्रिटस, उसने ये स्मॉलेस्ट टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या बोला था? एटोमोस बोला था। और इधर से ही क्या निकला था वर्ड? एटम। ओके, ग्रीक वर्ड एटोमोस मतलब इनडिविजिबल, मीनिंग क्या होता है? एटम। तो इसका मॉडल ये था, सॉलिड स्फेरिकल मॉडल था, छोटा सा एक इनडिविजिबल पार्टिकल, राउंड रहता है एटम करके एटॉमिक मॉडल बताया था इसने। नेक्स्ट आता है जॉन डाल्टन इन 1803, ही सेड दैट एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। उसने फर्स्ट पॉइंट बोला एटम्स आर इनडिविजिबल एंड दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब फर्दर हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर identical. Atoms of same एलिमेंट्स आर व्हाट? आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट का एटम लेंगे तो अगर मैंने देखो कार्बन, एग्जांपल में कार्बन लेती हूँ, कार्बन अगर एक बड़ा सा एक एलिमेंट है तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो भी क्या होगा? वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स कार्बन ही रहेंगे। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। थर्ड पॉइंट है उसका, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। एक कंपाउंड हमें बनाना है, जैसे कि वाटर को
हम लोग H2O बोलते हैं। तो इधर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाने से क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो एटम दे कंबाइन इन सिंपल होल नंबर, ओके, एक होल नंबर रेशियो में एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। इधर इसका 2:1, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में कंबाइन हुआ है वाटर बनाने के लिए। ये था इसका मीनिंग, ओके। एंड दिस वाज हिज एटॉमिक मॉडल, ये वाला बिलियर्ड बॉल मॉडल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज कमिंग टू another scientist J.J. Thomson in 1897 he discovered electron। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है करके J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया। उसने बोला कि एटम उतना ही स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर और भी एटॉमिक कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, और ये पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ये J.J. थॉमसन का आइडिया था। नेक्स्ट, एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उसने क्या बोला, जो एटम है इट इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका प्लम पुडिंग मॉडल है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका J.J. थॉमसन का डिस्कवरी ये चैप्टर में। देखो, एटम इट इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है और उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि तुम्हारा वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको। पिंक कलर जो वाटरमेलन फ्रूट रहता है, पिंक कलर वो पॉजिटिव स्फीयर है, और छोटे छोटे सीड्स जो है उसमें, ओके, वाटरमेलन में जो छोटे छोटे सीड्स है वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स जैसे दिखते हैं। ब्लैक सीड्स दे रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो पिंक कलर बड़ा सा वाटरमेलन है जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर रहता है, ओके। ये था J.J. थॉमसन का मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। आगे पढ़ने वाले डिटेल में हम लोग। नेक्स्ट, अर्नस्ट रदरफोर्ड, दूसरा साइंटिस्ट, ही परफॉर्म्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ओके, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो भी आगे आएगा तुम्हें डिटेल में। And atom, he said atom had a small dense positively charged nucleus। तो उसने बोला कि एटम, ये एटम है तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, डेंस न्यूक्लियस रहता है छोटा सा एट द सेंटर, एंड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये जो इधर ये जो एटम है इधर, ये क्या होता है, एम्प्टी रहता है, और इसका मास किधर रहता है, ये मास पूरा का पूरा मास ये न्यूक्लियस में लाई होता है। ये किसने प्रपोज किया था, रदरफोर्ड ने, और इसके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं। इसके मॉडल का नाम है न्यूक्लियर मॉडल। इसने थोड़ा और प्रिसाइज वे में एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया। Now coming to the another person, Niels Bohr, that is in around 1913, he said electrons they revolve around the nucleus। उसने क्या बोला, जो न्यूक्लियस रहता है इधर सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, इसने बोला था ना रदरफोर्ड ने, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है। इसने अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इसका कॉन्सेप्ट क्या था, देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, एंड दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। देखो ऐसे सर्कल्स रहते हैं, सर्कुलर पाथ रहता है, और ये पाथ में क्या रहते हैं, ये पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। दीज पाथ आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, पाथ आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स, इनको शेल्स बोलते हैं, या इसको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, याद रखो ये, ओके। ये था नील बोर का कॉन्सेप्ट। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, देखो, these fixed path they are called as energy levels, and electrons they jump from one level to another, okay। electrons क्या करते हैं, एक एनर्जी, अभी अगर ये
दो शेल्स है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकता है या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा सकता है, बट ये ऐसे अपने आप नहीं करेगा। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तभी आइदर द एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। ओके, इसको आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपने अंदर लेना पड़ेगा, या उसको बाहर देना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, तब उतना ही इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं। समझ में आया? ये था नील बोर का थियरी। Now another person, जेम्स चैडविक, he discovered न्यूट्रॉन। उसने क्या डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किधर है उसने डिस्कवर किया? इट विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इसने बोला न्यूट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, दोनों मिलके रहते हैं। न्यूट्रॉन किसने दिया था? वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक एंड ही एक्सप्लेन्ड while nucleus is a stable, it explained nucleus is stable configuration रहता है इसका, न्यूट्रॉन का। ओके, तो ये था कुछ हिस्ट्री हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उस फर्स्ट स्टार्टेड विद डेमोक्रिटस, उसने बोला एटम ही इंडिविजिबल पार्टिकल है। फर्दर आया जॉन डाल्टन, उसने बोला कि अगेन एटम आर इंडिविजिबल, वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकते हैं, एंड सेम एलिमेंट का आइडेंटिकल एटम्स रहता है, और कंपाउंड्स का डिफरेंट एटम्स दे कंबाइन टुगेदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो करके बोला था। नेक्स्ट आया थर्ड पर्सन जे थॉमसन, उसने स्लोली सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। बाद में अर्नस्ट रदरफोर्ड, उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिधर बोला कि एक न्यूक्लियस रहता है सेंटर में, और पूरा का पूरा मास जो एटम का रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर लाई होता है करके। ओके, एंड द आउटर थिंग इज एवरीथिंग इज एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट आया नील बोर एंड ही सेड दैट ये जो न्यूक्लियस रहता है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, और ये पाथ को एनर्जी लेवल शेल्स या सर्कुलर ऑर्बिट्स बोलते हैं, याद रखो। एंड अनदर पर्सन जेम्स चैडविक, उसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स के बारे में। समझ में आया? ये था हिस्ट्री बिहाइंड द एटॉमिक मॉडल्स। सी, important question, again I am repeating, in every page I have given important questions related to that page. Question number 1, who proposed the plum pudding model? किसने propose किया? जे थॉमसन ने। याद रखो, किसने? जे थॉमसन। Which experiment led to discovery of nuclear model of the atom? nuclear model किसका था? वो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का। Okay, which scientist discovered neutron? Neutron was discovered by James Chadwick. And arrange the following scientist in chronological order. इधर दिया है, देखो ये उल्टा ऑर्डर में दिया है, फर्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट कौन आता है, ये तुम्हें ऊपर है। ओके, यू कैन अरेंज देम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैथोड रे ट्यूब डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन। इधर एक जे थॉमसन का एक कैथोड रे ट्यूब डायग्राम है जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में उसने किया था। सी, जे थॉमसन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये उसका डायग्राम है, ये था उसका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसने क्या किया है, देखो। सी, अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड। इधर एक नेगेटिव चार्ज का कैथोड रखा है। ओके, कैथोड मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड है। समझ में आया? कैथोड क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। ओके, कॉपर इलेक्ट्रोड। इधर इसने, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण उसको कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड बोलते हैं। अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। एनोड है, एक जगह पे इधर एनोड रखा है इसने, ये एनोड है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हाई वोल्टेज लगाया दोनों के बीच में, इधर हाई वोल्टेज लगाया, ये देखो इधर सभी
रेजिस्टर सभी कनेक्ट करके सभी इसने हाई वोल्टेज अप्लाई किया. नेक्स्ट ही सॉ दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड. जिधर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड था इधर से क्या एमिट हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो चुके थे, बाहर निकला था. ओके, वो कैथोड इलेक्ट्रोड से. एंड दे वर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स द एनोड. किधर जा रहा था ट्रैवल करके, एनोड के तरफ. पता है ना, पॉजिटिव चार्ज इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए थे कैथोड से दे वर मूविंग टूवर्ड्स योर एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जा रहे थे. एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड एज कैथोड रेस. ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं. See here this explanation. And when these rays strike the fluorescent screen, इधर एक उसने स्क्रीन रखा है, देखो इधर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा है. तो when these rays, इधर से जो कैथोड रेस निकल के बाहर जा रहे थे, इधर से ये कैथोड रेस, they were showing that rays travel in a straight line and this screen क्या हो रहा था, ये स्क्रीन ग्लो हुआ. ओके, तो इससे समझ में आया कि कुछ तो पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसीलिए वो ग्लो हो रहा है. तो इसको क्या बोला गया था, कैथोड रेस. कैथोड से निकल के आ रहे थे इसीलिए कैथोड रेस, दे वर नेम्ड एज कैथोड रेस. ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड यूजिंग प्लेट्स P1 एंड P2, इधर एक दो प्लेट रखा है P1 एंड P2, द रेस दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ओके, तो रेस किस तरफ जा रहे थे, दे वर डिफ्लेक्टेड. ओके, डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव प्लेट के तरफ जा रहे थे. एंड दिस शोज दैट कैथोड रेस दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ओके, तो ये पॉजिटिव के तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सा चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा. तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स करके इधर से समझ में आया. एंड ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने क्या नेम किया, दे वेर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे डिफाइन करते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स इज नोटेड लाइक दिस, ई और ऊपर एक माइनस साइन लिखो. ये था इसका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिखाता है इसको देखो. फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, cathode rays they travel in a straight line, they originate from cathode electrode, they are deflected by electric and magnetic field, they cause fluorescent screen to glow. ये glow हुआ था स्क्रीन, ये थे ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट जे थॉमसन कंक्लूडेड, सी कैथोड रेस दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे हैव मास एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो मूव हो रहे थे. दे आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड दीज रेस आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसने फाइनली इसको क्या कर नेम किया, इलेक्ट्रॉन्स करके नेम किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को. ओके, दीज वर द कंक्लूशन फ्रॉम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. समझ में आया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में. सी the significance is discovery of electron and was turning point in atomic theory. okay, फर्स्ट बोला था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है. जे थॉमसन ने इसको रॉन्ग प्रूव किया और इसने बोला कि एटम के अंदर भी कुछ है, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. इधर डिस्कवर हुआ था. इट शोड दैट एटम्स आर डिविजिबल एंड दे हैव इंटरनल स्ट्रक्चर. इट लेड द फाउंडेशन फॉर फर्दर मॉडल्स ऑफ एटम ऑल्सो. फर्दर इसके थियरी को किसी और ने स्टडी करके और डिफरेंट मॉडल्स दिया था. समझ में आया. ये डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस मैंने दिखाया है इधर. रेस दे बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. रेस आके किस तरफ जा रहे थे, पॉजिटिव के तरफ जा रहे थे. तो क्वेश्चंस देखो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन. व्हाट आर द कैथोड रेस, दे आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. व्हाई डज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो, बिकॉज द कैथोड रेस दे स्ट्राइक द स्क्रीन एंड इट makes the screen to glow. ओके, ये था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. नाउ कमिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का. ही सेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ही सेड ही proposed the first model of an atom. He believed that an atom is made up of positively charged sphere in which electrons are embedded. मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, what like a watermelon. watermelon में क्या होता है, pink part is your
positive, and that small black seeds which you see in the watermelon, it is called as electrons. ये था उसका प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको, यही उसने बोला जे थॉमसन ने, ये मॉडल है उसका। बहुत सी दिस इज़ द मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, याद रखो। जे थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। तो इसके की फीचर्स कौन से हैं देखो। एटम इज़, ये की फीचर्स मतलब इसके सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस। एटम इज़ अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ओके, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब क्या है, उधर प्लेस किया है, छोटे छोटे जो सीड्स रहते हैं वाटरमेलन के ब्लैक कलर, उसी को एम्बेडेड बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन्स बोला था। द टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज रहता है, इट इज़ इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज इक्वल रहते हैं। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली विद इन द पॉजिटिव स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रीली इन द पॉजिटिव स्फीयर। ये था सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ यूअर जे थॉमसन मॉडल। एंड थॉमसन कंपेयर द एटम टू प्लम पुडिंग। ये प्लम पुडिंग को कंपेयर किया, इसीलिए उसने नेम किया उसको प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आया? But he failed to explain certain things. Okay, limitations भी थे कुछ इसके। तो limitations क्या क्या थे इसके देखो। It could not explain how electrons are held in positive sphere. उसने बोला कि electrons place किया है, but electrons कैसे place किए, मतलब कैसे रहते कैसे, ये explain करने के लिए fail हुआ। And it does not explain the results of alpha particle scattering experiment. अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फर्दर रदरफोर्ड ने दिया था, तो ये वो फेल हुआ एक्सप्लेन करने के लिए उसके रिजल्ट्स को। एंड इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम का स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुआ जे थॉमसन। तो इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज्ड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम? जे थॉमसन। व्हाट आर द मेन पॉस्टुलेट्स? ये ऊपर मैंने दिया है 4 पॉस्टुलेट्स की सिग्निफिकेंस या की इंपॉर्टेंस बोलते हैं उसको, पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज थॉमसन्स मॉडल कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल? इधर मैंने दिया है इसका। राइट एनी 2 limitations ऑफ थॉमसन्स मॉडल। limitations also I have given. Okay, see, now coming to a fun fact. See, Thomson discovered electron in 1897 and that's why he is called as the father of electron. याद रखो। अभी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल। ओके, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया है या नहीं, ये टेस्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है देखो, एन अल्फा पार्टिकल एमिटर सोर्स, एक सोर्स है, इधर एक सोर्स रखा है देखो, ये सोर्स से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा था। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द लेड ब्लॉक। अ थिन गोल्ड फॉयल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। इधर एक गोल्ड फॉयल रखा है, हियर एक गोल्ड फॉयल रखा है, इधर एक गोल्ड फॉयल प्लेस किया है। अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इधर एक स्क्रीन रखा है। ओके, देखने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स निकल के आते हैं क्या नहीं करके। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल्स दे स्ट्राइक द स्क्रीन, अल्फा पार्टिकल्स जब ये गोल्ड फॉयल स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं इधर से निकल के, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ये स्क्रीन में क्या प्रोड्यूस होता है? लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं करके। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट का, ये पूछ सकते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर 3 मार्क्स। तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? एम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स। फाइनली क्या कंक्लूड हुआ था ये एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें देखो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिखा। द मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मेजॉरिटी ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स से जो
रेस निकल रहे थे, दे वेर पासिंग स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल. ये गोल्ड फॉइल है तो इधर से स्ट्रेटली पास हो रहे थे. सम अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड. एक पार्टिकल सम मतलब थोड़े पार्टिकल्स ऐसे थे जो पीछे आ रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे. ओके, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स. थोड़े पार्टिकल्स ऐसे लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, पीछे के तरफ आ रहे थे. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे रीबाउंस्ड बैक. ओके, एंड दे केम बैक. याद रखो. ओके, तो सॉरी, डिफ्लेक्टेड मतलब ऐसे थोड़े पार्टिकल्स ऐसे पास हो रहे थे, थोड़े पार्टिकल्स ऐसे रीबाउंस हो रहे थे, थोड़े पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से पास हो रहे थे. ये था इसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो कंक्लूजन क्या निकला इधर से देखो. मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. ज़्यादातर एटम कौन सा लिया था? गोल्ड फॉइल लिया था इधर. ओके, एटम जो इधर लिया है दैट इज एटम ऑफ गोल्ड फॉइल लिया है. तो मोस्ट ऑफ द एटम इज द एम्प्टी स्पेस. द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल सेंट्रल रीजन. ये जो फुल मास रहता है, कंप्लीट मास रहता है एटम का, वो स्मॉल सेंट्रल रीजन में पाया था. तो ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल में ये गोल्ड एटम्स प्रेजेंट है, ये गोल्ड एटम्स है. और इधर से हिट करके ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे. समझ में आया? तो ये पार्टिकल्स से थोड़े ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, पीछे के तरफ आ रहे थे, थोड़े पास हो रहे थे, ऐसे. ये था एक्सपेरिमेंट. तो ये सेंटर में क्या रहता है एटम का? एटम के सेंटर में उसका कंप्लीट मास उधर ही लाई होता है. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ये रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं. थस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियस है तो इधर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. थस थॉमसन्स मॉडल वाज नॉट करेक्ट. उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट एम्बेडेड है, जस्ट प्लेस किया है पॉजिटिव स्फीयर में, ये रिवॉल्व करते हैं, ये सभी आइडिया नहीं बनाया था उसने. तो उसके बाद ये रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं. समझ में आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं एक एटम में, उसने पता लगाया ये एक्सपेरिमेंट से. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. और उसको समझ में आया कि एटम के अंदर एक स्पेस रहता है जिधर कंप्लीटली वो सेंट्रल स्पेस में क्या लाई होता है? मास ऑफ द एटम लाई होता है. एंड इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द डेवलपमेंट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. उसने ये एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसने एक मॉडल रेडी किया. तो वो मॉडल कौन सा है अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं. इधर देखो, significance of this, importance of this experiment. This experiment marked a turning point in atomic theory and helped scientists understand the true structure of the atom. इधर से true structure, electrons किधर रहता है, mass of the atom nucleus में रहता है और वो center में रहता है atom के center में. ये सभी इधर से truly उस structure, true structure of the atom was finally discovered. And further more scientists they started with their models and all. Okay, now coming to next topic, that is Rutherford model of an atom. तो उधर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल लाया सामने. रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही proposed a new model of atom and the postulates of Rutherford's model of atom. अगेन postulates बहुत important है. ओके, उसने क्या बताया अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल. ये था उसका मॉडल. ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का. पोस्टुलेट्स और फिगर के साथ इधर पूछते हैं एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं क्वेश्चन. ओके, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं. इन अनदर वीडियो आई विल कम अप विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर along with MCQs, case based questions, 2 marks question, 3 marks question, assertion reason type of questions. Okay, I will just add the link of that video in this description box. Just go through it also.
Now coming back to our topic, postulates of Rutherford's model. क्या क्या postulate इसने दिया देखो. An atom has a tiny dense positively charged nucleus. तो उसने क्या बोला, एक सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. और नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम, फुल कंप्लीट मास ऑफ द एटम किधर लाए होता है, न्यूक्लियस के अंदर लाए होता है. एंड द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करते हैं, ये देखो ये इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. एंड दिस दे रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ. और ये सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं. समझ में आया, सर्कुलर ऑर्बिट्स. See, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Atom बड़ा रहता है और न्यूक्लियस छोटा सा रहता है सेंटर पे. एग्जाम्पल लेंगे तो तुम लोग सन, हमारा सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हो. जो सेंटर में सन है, इट इज़ द न्यूक्लियस एंड ऑल द प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट सन इज दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो. समझ में आया. सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. जो भी स्पेस रहता है वो बाकी स्पेस क्या रहता है, एम्प्टी रहता है. और मास सिर्फ किधर रहता है, वो न्यूक्लियस में लाए होता है. दीज वेर द पोस्टुलेट्स ऑफ द Rutherford's atomic model. Now coming to the explanation, the positively charged nucleus, it attracts the electrons. जो न्यूक्लियस है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. ये न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. और इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. ये एटम में देखो इधर ये पॉजिटिव न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है. इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेता है. ओके. एंड सिंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, इधर ये स्पेस पूरा एम्प्टी है, फुल खाली है. इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन द एटम्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. समझ में आया. स्टेबिलिटी किसके वजह से है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के वजह से है. Okay, this explains the stability. See, comparison I have given of Thomson's model and Rutherford model on the basis of structure, electron, mass and atom. You can just go through this table. Okay. And key features of this model are nucleus is positively charged, electrons are negatively charged, atom is electrically neutral क्योंकि जितना पॉजिटिव रहता है उतना ही नेगेटिव भी रहता है. ओके. तो न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग एटम को. एंड इट रिसेम्बल्स द सोलर सिस्टम. मैंने एग्जाम्पल दिया. ओके. सो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. ऊपर देखा है तुमने. वाई इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम कॉल्ड एज प्लानिटरी मॉडल. तुम लोग वो सन का एक न्यूक्लियस है और जो प्लैनेट्स है दे रिसेंबल लाइक इलेक्ट्रॉन्स. ये एग्जाम्पल दे सकते हो. नेक्स्ट, नेम द एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. कौन सा, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ऊपर नोट्स में दिया है मैंने. See, I have prepared these notes in a very precise way. I have added each and every topic from your textbook. Okay, if you want, just see. Check with your textbook also according to the new CBSE NCERT syllabus 2026-27. Now, seventh topic, limitations of Rutherford's model. See, although Rutherford's model of an atom was a big step forward after J.J. Thomson model, still it failed to explain certain observations. ये भी मॉडल फेल हुआ था. इसका रीज़न क्या था देखो. फर्स्ट, instability of atom. Okay, according to classical physics, an electron it revolving around the nucleus in circular path is continuously accelerating. मूव हो रहा है ना, मूव हो रहा है मतलब मोशन में है. मोशन में है तो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन को. तो एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, इट शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन.
ये कैसे एनर्जी कैसे दिखाता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसको एमिट करना है एनर्जी को। बट ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन दे वुड लूज एनर्जी, अगर इसने अपना एनर्जी दिया रेडिएशन के फॉर्म में, ये क्या करेगा, इट वुड लूज इट्स एनर्जी एंड कंटिन्यूअसली एंड फाइनली इट विल कम एंड फॉल इन द न्यूक्लियस। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, ओके मूवमेंट है, तो ये क्या आएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन अगर ये बार बार घूम घूम के फाइनली इसका एनर्जी ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करेगा, तो इसको आके फाइनली किधर गिरना पड़ेगा, इसको न्यूक्लियस के अंदर गिरना पड़ेगा। बट ऐसे हो नहीं सकता, एज द एटम शुड बी अनस्टेबल। ओके, ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुआ। एटम क्या बता रहा है, अनस्टेबल है करके, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। बट इन रियलिटी एटम्स आर स्टेबल। रियलिटी में क्या है, एटम स्टेबल है, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसे स्टेबल है, ये एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इसके फेलियर के पीछे, फेलियर टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, ये लाइन स्पेक्ट्रम ये तुम्हें अभी नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में आएगा, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेम चैप्टर आएगा, तभी तुम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हो। एटम्स दे एमिट एंड ऑन एब्जॉर्ब, सी एटम्स एमिट और एब्जॉर्ब लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ में उतना ही ये एटम एमिट या रेडिएट करते हैं लाइट को। दिस प्रोसेस इज दिस प्रोड्यूसर्स अ लाइन स्पेक्ट्रम, इधर मैंने शो किया है लाइन स्पेक्ट्रम कैसे है करके। बट रदरफोर्ड्स मॉडल इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी एट स्पेसिफिक वेवलेंथ ओनली। सभी वेवलेंथ में क्यों एनर्जी एमिट नहीं करता है ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ में उतना ही एनर्जी एमिट करता है, ये क्यों ऐसे होता है करके एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुआ। थर्ड failure is no explanation for arrangement of electrons. This model did not explain how electrons are arranged around the nucleus in specific orbits or energy levels. तो इसका जो है इसने बोला कि ये सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर करके, बट इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं आगे पढ़ने वाले हो तुम लोग, बोर मॉडल। ओके, तो उसने अभी बताया कि और बहुत सारे एनर्जी मतलब सर्कुलर ऑर्बिट्स आएंगे, एनर्जी शेल्स आएंगे करके। इसने सिर्फ बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता है, बट इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व होते हैं। समझ में आया? देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स according to Rutherford's model. And finally it could not explain the chemical behavior, that is it could not explain why atoms of different elements they show different chemical properties. ये था इसका फेलियर के पीछे रीज़न, क्यों फेल हुआ इसका मॉडल। ओके, लिमिटेशंस बोल सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इधर कंक्लूजन में मैंने दिया है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल लेड नील्स बोर मॉडल टू प्रपोज अ न्यू मॉडल। तो इसका जो फेलियर था, इसका जो लिमिटेशंस थे, ये किसके लिए फ़ायदे हुए, ये किसको फ़ायदा हुआ इससे, नील बोर को। ये अपना एक उसका जो फेलियर था उधर से उसने एक्सप्लेन किया वो थियरीज़ को, और उसने एक दूसरा एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। ओके, एंड नील बोर ही कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, line spectrum of hydrogen, specific energy levels of the electrons, and this is called as Bohr's model of an atom. अभी नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हम लोग। देखो उससे पहले बोर मॉडल को पढ़ने से पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हम लोग। ये थे अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें मिला था। अल्फ़ा रेस मतलब पॉजिटिव रेस होते हैं। ओके, पॉजिटिव, और इधर से ही क्या डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन्स, positive charge protons. After the discovery of electron by J.J. Thomson, scientists they were keen to know if atom has any positively charged particle also. So Ernst Rutherford he performed an experiment in 1919 in which he bombarded nitrogen atoms with alpha
पार्टिकल्स उसने क्या किया, इधर मैंने दिखाया है देखो, अल्फा पार्टिकल के साथ इधर एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लिया है, एक अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम का पार्टिकल। ओके, हीलियम एटम का पार्टिकल को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, याद रखो। ये वाला इधर दिया है देखो, अल्फा पार्टिकल हीलियम He। ओके, हीलियम एटम पार्टिकल इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। तो उसने एक कौन सा भी एक एटम लिया, उसको उसके साथ बम्बार्ड किया, बम्बार्ड मतलब उसने ऐड किया, ओके, मिक्स किया, तो उससे उसको क्या मिला, एक प्रोटॉन मिला, इधर एक प्रोटॉन हाइड्रोजन के फॉर्म में। और ये जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन गॉट कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, एक पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर आया, और जो भी बचा था इलेक्ट्रॉन इधर एक ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और इधर से एक पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर आया, पॉजिटिव चार्ज, ओके, बाहर आया। तो ये था उसका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन डिस्कवरी। एंड ही ऑब्जर्व दैट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, जो फास्ट, ये बहुत फास्ट मूव करते हैं हीलियम पार्टिकल्स, फास्टली मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दे कोलॉइड विथ नाइट्रोजन न्यूक्लियाई एंड नॉक्ड आउट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या आया इधर से, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल इट वॉज फर्दर कॉल्ड एज प्रोटॉन। याद रखो इसको क्या बोला था, प्रोटॉन करके, P+, ओके, प्लस लिखो ऊपर। रदरफोर्ड वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द प्रोटॉन, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोटॉन, इधर दिया है मैंने, देखो कैसे लिखते हैं इसको। चार्ज ऑन द प्रोटॉन, चार्ज कितना होता है, +1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, ओके, और प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। बट चार्ज क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन क्या है वही प्रोटॉन का भी रहता है, सेम, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है, याद रखो, फिजिक्स में पढ़ा था ना, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, सेम लाइक दैट, ओके, स्केल सेम रहता है बट डायरेक्शन डिफरेंट रहता है। सो प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, प्रोटॉन किधर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम में प्रेजेंट है। Key points: proton is a positively charged particle, it is present in the nucleus. It was discovered by Ernst Rutherford. Mass of the proton is almost equal to neutron, and number of proton in an atom is equal to atomic number of that element. Atomic number Z करके बोलते हैं, आगे तुम लोग पढ़ोगे, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन दे आर हैविंग नो चार्ज, ओके। ये न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी आगे देखने वाले हम लोग, जेम्स चैडविक ने दिया है। इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट कमिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो लिमिटेशंस रदरफोर्ड के निकल के आए थे, उसने उसी को स्टडी करके नील बोर ने अपना एक मॉडल लाया सामने, ओके। बोर्स मॉडल इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर मॉडल ने फर्स्ट क्या दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये नहीं चाहिए तुम लोगों को। आइडिया ऑफ बोर्स मॉडल देखते हैं। नील्स बोर ही proposed a new model to overcome the limitations of the Rutherford's model, and he explained why electrons they do not fall into the nucleus. रदरफोर्ड के थियरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे थे, ये मूव हो रहे थे, ये मूव हो रहे तो क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन था उसके अंदर। एक्सेलरेशन मतलब एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगा, एनर्जी लूज होगा तो फाइनली आके इलेक्ट्रॉन किधर लाई करेगा या किधर आएगा, इट विल कम इन द न्यूक्लियस, इट विल कम एंड लाई इन द न्यूक्लियस। ये था failure for this was stability was not explained by Rutherford. तो ये जो स्टेबिलिटी है ये नील बोर ने एक्सप्लेन किया, ओके। तो इसमें देखो, नील बोर ही एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। तो ये था बोर्स मॉडल,
This was Bohr's model. The postulates of Bohr's model is that electrons they revolve around the nucleus. ये तो हमें पता है, electron revolve around the nucleus in fixed circular orbits. याद रखो, इसने क्या बोला? Electrons फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ये ऑर्बिट्स को इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी, एक ही पोजीशन पे रहते हैं. एंड दीज ऑर्बिट्स दे हैव फिक्स्ड एनर्जीज. ये ऑर्बिट्स को फिक्स्ड एनर्जीज भी रहता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट्स. जब एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तभी वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा रेडिएशंस के फॉर्म में. समझ में आया? ये था बोर मॉडल का पोस्टुलेट. And also each orbit is represented by a principal quantum number. देखो ये इतना ही याद रखो, each orbit को हम लोग कैसे represent करते हैं? n equal to 1. देखो इसमें ये n equal to 1 है, ये second orbit n equal to 2 है and third orbit n equal to 3 है. ऐसे 1 2 3 4 like this. And the orbit closest to the nucleus is K shell. n equal to 1 मतलब इसको, इसका शेल का नाम क्या है? K shell बोलते हैं. ये एल शेल बोलते, के एल एम एन ऐसे. ओके, डिफरेंट शेल्स आते हैं. तुम लोग जस्ट एम तक काफ़ी है तुम लोगों को 9th स्टैंडर्ड के लिए, याद रखो. And these orbits closest to the nucleus is called as K shell. Then comes the L and then M and so on. Electrons they can jump from one orbit to another by absorbing or releasing energy in the form of photon. Okay, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तभी उतना ही वो अपना एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. बाकी जब वो सेम ऑर्बिट में जब घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, तब वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है. समझ में आ रहा है? सी एनर्जी लेवल्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट. Energy levels are also called as orbits, and each orbit they have fixed energy, and energy of orbits they increase as we move away from the nucleus. तो first आता है K, then आता है L, then आता है M and then N. तो इनका फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड n इक्वल टू 1 रहता है, k के लिए, l के लिए 2 रहता है, m के लिए 3, n के लिए 4. एंड कितने नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं एक एक इसमें शेल में दिया है. देखो k शेल में इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. द मैक्स लिमिट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n शेल में 32. इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2n2 पावर 2 ये फॉर्मूला है. 2n2 पावर 2. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स. इधर तक काफ़ी है तुम लोग को, k l m तक काफ़ी है. ओके, एंड n शेल में, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है होल्ड करने का. तो ये है शेल्स के बारे में. एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी, ये तुम लोगों को उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. when an absorption मतलब क्या है? when an electrons it tries to absorb the energy, that is when it jumps from a lower energy orbit to higher energy orbit. जब लो से हाई में जाता है, k से l में जाता है, तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. एमिशन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई, हाई से लो में आता है, हाई से लो में आता है, ये लो से हाई में जाता है. ओके, ये है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. ये तुम लोगों को नहीं चाहिए. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट if you have interest you can just see. When electrons in hydrogen atom jump from higher to lower orbits, they emit some radiation of specific wavelength and this produces a line spectrum. इसको line spectrum of hydrogen बोलते हैं. And Bohr model successfully explained this line spectrum of hydrogen. Okay, 11th standard में again it will come structure of atom. उधर तुम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो. इधर मैंने significance of Bohr's model दिया है. It explains the stability, explains the discrete line spectrum of hydrogen, introduces the concept of energy levels, मतलब ऑर्बिट्स है करके डिस्कवर किया था इसने, and forms the basis of modern atomic theory.
but still some limitations are there of this model. Okay, what are the limitations? See, it fails to explain spectra of multi-electron atoms, it does not explain the fine structure of spectra, and does not consider electron as a wave, and it could not explain splitting of spectral lines. Okay, वो नहीं चाहिए limitations, तुम्हें रदरफोर्ड मॉडल तक उतना ही है, आगे का नहीं चाहिए. See, next we are going to see what components contribute to the mass of an atom. mass किधर लाई होता है? ऑलरेडी हमने देखा mass lies in the nucleus of the atom. और इधर which are the components that contribute to the mass of the एटम देखेंगे. तो एटम इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. हमने देखा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है. न्यूट्रॉन्स दे आर न्यूट्रल चार्ज. ओके, नो चार्ज. एंड दीज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मासेस. इधर मैंने मास दिया है, प्रोटॉन का 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन का 1/1836 यूनिट. मतलब इसको ये नेग्लिजिबल है, बहुत बहुत छोटा है, तो इसका हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं. नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. See, we can conclude that almost the entire mass of the atom is due to protons and neutrons. यही तो सबसे ज़्यादा है. Okay, and electrons they have negligible mass and they do not contribute significantly to the mass of an atom. तो हमने देखा mass किधर रहता है? complete mass it is in present in the nucleus, और इसके अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन्स, और इसके अंदर प्रोटॉन्स होगा. तो complete mass इसी की वजह से है एटम का, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के वजह से. ओके, मास ऑफ एन एटम इधर मैंने दिया है, देखो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू 1 यूनिट, दैट इज Z प्लस N. ओके, Z मतलब क्या है? देखो एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं हम लोग, याद रखो केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर इज Z एंड N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, दे टेक कार्बन 12 एटम ओके एज अ बेस फॉर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास. इधर ये लोगों ने कैलकुलेट किया है, देखो कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 C12 एटम. तो एटॉमिक नंबर उसका 6 है, मास नंबर 12 है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? A माइनस Z, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर इसने प्लेस किया है 12, एटॉमिक नंबर 6, 12 माइनस 6 6, एंड मास ऑफ द कार्बन एटम इज, दैट इज न्यूट्रॉन्स तुम्हें पता चला कितने हैं? 6 है. तो इसके प्रोटॉन्स, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारे प्रोटॉन होगा. तो 6 प्लस 6 12 यूनिट्स है. ओके, 1 यूनिट दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम. याद रखो ये वाला, किसको बेस में लेते हैं? कार्बन 12 एटम एज अ स्टैंडर्ड. mass of electron is 0, there is no mass of electron. Okay, it is very negligible, 1 divided by 1836 unit. and mass of the atom is equal to mass of the nucleus. और nucleus में क्या रहता है? protons plus neutrons रहता है. समझ में आया? तो ये था किसके बारे में? एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा हमने. मास किधर रहता है करके, सेपरेटली इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी दिखाऊंगी मैं. ओके, गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रेजेंट इन दिस पेज. Coming to next topic, that is discovery of neutrons. See, the neutron already we know it has a neutral charge, neutral particle है present in the nucleus of the atom. ऊपर देखा तुमने. Okay, it was discovered by James Chadwick in 1932 and this discovery solved the puzzle of atomic mass.
फाइनली एटॉमिक मास कैसे आया, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं करके हम लोग पता लगा सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, बिकॉज द मास ऑफ द एटम वॉज फाउंड टू बी मोर दैन दैट ऑफ टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स। सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है, प्रोटॉन से ज़्यादा आ रहा था एटॉमिक मास एक एटम का, तो ये ज़्यादा क्यों आ रहा था, प्रोटॉन का ही मास क्यों नहीं आ रहा था करके जब स्टडी किया था तभी उनको न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला कि सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स नहीं रहते हैं, न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं करके। तो चैडविक का ये एक्सपेरिमेंट था न्यूट्रल पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्कवरी किया, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवरी किया। ही बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल, सेम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जैसे ही है। गोल्ड फॉइल के बदले में उसने क्या लिया है, बेरिलियम शीट लिया है। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वॉज एमिटेड विच वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दिस रेडिएशन इट कुड पेनिट्रेट थ्रू मैटर मोर स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल्स। क्या था जो ये पेनिट्रेट कर रहे थे, इट दे वेर मोर स्ट्रांगली देन अल्फा पार्टिकल्स बट लेस देन गामा रेस। ओके, व्हेन दिस रेडिएशन स्ट्रक पैराफिन वैक्स, जब ये पैराफिन वैक्स इधर रखा था, इसको स्ट्रक किया, आके स्ट्राइक किया, इट इजेक्टेड प्रोटॉन्स फ्रॉम द वैक्स। क्या इजेक्ट हुआ था, बाहर क्या निकला था, प्रोटॉन्स वेर इजेक्टेड, प्रोटॉन्स बाहर निकले थे, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले थे। हेंस चैडविक कंक्लूडेड दैट दीज रेडिएशंस मस्ट कंसिस्ट न्यूट्रल पार्टिकल्स। उसने क्या पता लगाया, न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें, ये रेडिएशंस में। ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। न्यूट्रॉन इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर इज़ नो चार्ज, इट्स मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ neutron, and it is present in the nucleus of the atom. It is not deflected by electric or magnetic field जैसे कि तुम्हारा अल्फा रेस हो रहे थे, and it was discovered in 1932 by James Chadwick। याद रखो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर मैंने एक कंपैरिजन टेबल दिया है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का। चार्ज क्या रहता है इसका, पॉजिटिव रहता है, इसको जीरो चार्ज रहता है, जीरो न्यूट्रल चार्ज रहता है। मास दोनों का सेम रहता है, इक्वल रहता है। डिस्कवरी किसने किया था देखो, एंड लोकेशन भी देखो न्यूक्लियस में ही रहते हैं। दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, coming to subatomic particles, see, देखो नेक्स्ट टॉपिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स दे आर मेड अप ऑफ टाइनी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑलरेडी हमें पता है एटम्स के अंदर और पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे पार्टिकल्स, और उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। कौन से पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स क्या रहता है, न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स या शेल्स। ओके, आगे देखो, subatomic particles are building blocks of an atom and they differ in charge. Okay, एक का पॉजिटिव है, एक का न्यूट्रल है, ज़ीरो है, और दूसरे का नेगेटिव है। differ in charge, mass and location also, and understanding them helps us understand the structure and behavior of the atom. तो कुछ questions दिया है मैंने इधर, you can just answer them, just go through my notes please, they are very understanding. I have just created them in a very precise manner. हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करके, न्यूली रिवाइज्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफ़र करके प्रिपेयर किया है नोट्स। ओके, और हर एक पेज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, वो पेज में तुमने क्या पढ़ा है, ओके, दैट आई हैव फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। See, it will be very helpful to study for your exams.
Now coming to symbols of elements as proposed by John Dalton. John Dalton was a very great scientist who proposed the atomic theory in 1808. He also gave symbols for elements to represent them in a simple way. So Dalton ने हर एक एटम का एक एक सिंबल दिया था, so that we can say which symbol represents which atom. Okay, Dalton symbol इधर मैंने साइड में राइट साइड में टेबल में दिया है, देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, all these things. Dalton used simple circles with different marks inside them to represent different elements. Each symbol was unique for one element only. Okay, repeat नहीं हो रहे थे symbols, and these symbols they were easy to draw and remember. तो इधर कुछ सिंबल्स दिया है, इधर शो किया है डाल्टन सिंबल्स फॉर सर्टन एलिमेंट्स. हाइड्रोजन का देखो कैसे दिया है, कार्बन का देखो फुल ब्लैक है, ऑक्सीजन प्लेन सर्कल, नाइट्रोजन में एक वर्टिकल लाइन है, सल्फर में प्लस साइन है, फॉस्फोरस में इधर ऐसे दिया है, आयरन आई करके रिप्रेजेंट किया है अंदर, कॉपर सी करके किया है, सिल्वर एस, गोल्ड जी, मर्क्यूरी एम, लेड एल, जिंक जेड, टिन टी, प्लैटिनम पी करके. ओके, तो ये थे जॉन डाल्टन के सिंबल्स फॉर सर्टन एलिमेंट्स. Now, why were these symbols important? They helped the scientists to write and talk about different elements easily, and they were the first step towards the modern symbols we use today. एक्चुअली हम लोग ये सिम्बॉल्स यूज़ नहीं करते हैं जॉन डाल्टन के, हम लोग कुछ और ही सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं. ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में. तो वो एक्चुअली किधर से डिस्कवर हुए थे, इधर से ही डिस्कवर हुए थे. दे मेड इट ईजियर टू राइट द केमिकल फार्मूला. जो मॉडर्न सिम्बॉल्स है, they were helping, or they made easier to make the chemical formulas and chemical equations. Okay, Dalton symbols were very simple but different from symbols which we use today. Today we use each element as like H, O, H, हाइड्रोजन के लिए H रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के लिए O बोलते हैं, सोडियम के लिए Na. ओके, तो सोडियम के लिए S नहीं बोलते हैं, सोडियम के लिए Na बोलते हैं, क्लोरीन के लिए Cl, ऐसे. Therefore, Dalton symbol were an early attempt to represent elements and paved the way for the modern chemical notation. See, just go through the important points what we studied and important questions from this topic. You can give answer to these important questions. Now coming to names of some common elements and their symbols. Okay, जो common elements है, जो हम लोग normally use करते रहते हैं बार बार, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस elements के names and their symbols देखेंगे हम लोग. Okay, elements are basic building blocks of matter. Each element has a unique name and a symbol. Symbol provide a universal language for scientists to represent elements and write chemical formulas and equations. ये है some common elements and their symbols. देखो, हाइड्रोजन, ये तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए. केमिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, देखो, जैसे कि 1 मार्क के लिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उसको सब क्वेश्चंस रहते हैं और उसको 3 मार्क्स करके बोलेंगे ऐसे. ओके, तो राइट आंसर अप टू द पॉइंट. हिस्ट्री पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में. करेक्ट अप टू द पॉइंट आंसर दोगे तो तुम्हें आराम से मार्क्स मिलेगा. और मेरे नोट्स में देखो, अप टू द पॉइंट आंसर्स है, पॉइंट वाइज. यू हैव टू रिमेंबर पॉइंट्स इन द केमिस्ट्री. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मार्क करो, हाईलाइट करो. ओके, यू आर कमिंग बैक टू आवर दिस एलिमेंट नेम एंड देयर सिंबल. हाइड्रोजन को H करके दिया है, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C. ओके, टिल आर्गन मैंने इधर दिया है, यू कैन नोट इट डाउन. ये 1 से लेके 18 एलिमेंट्स तुम्हें याद रखना पड़ेगा. पता नहीं कैसे याद रखोगे, यू हैव टू just know 18 elements from 1st to 18. Okay, by hook or by crook you have to remember it. क्या करो,
रिपीटेडली लिखते रहो, डेली लिखते रहो 1 से 18 तक। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इधर तक लिखते रहो, डेली लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अपने आप याद नहीं रहेगा, यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, ओके, अलॉन्ग विद देयर सिंबल, तभी जाके याद होगा। सोडियम इधर Na है, ओके, एंड इधर और एक है पोटेशियम था, पोटेशियम को हम लोग, मैं इधर लिखूंगी, आर्गन के नेक्स्ट आता है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K होता है, कैलियम बोलते हैं इसको, ओके, कैलियम, ये नेटियम, इसीलिए इसको सोडियम Na करके रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो। Just write it, and there are more than 118 elements known today, and symbols are usually derived from first letter of the element's name, and some symbols they are derived from Latin or Greek names। जैसे कि मैंने इधर दिया, सोडियम को S करके रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि S किसका होता है, सल्फर का होता है, तो इसीलिए सोडियम को Na बोलते हैं, ओके, और पोटेशियम का K बोलते हैं। तो ये था सिंबल and for each element, okay, up to 18 elements. See a memory trick I have given, you can learn in this order, okay। इधर मैंने दिया है symbol of K, symbol K represents for potassium element, okay, from Latin word kalium। तो इधर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सिंबल्स ऑफ सोडियम लिखो, सोडियम Na है, सल्फर S है, क्लोरीन Cl है, एल्यूमिनियम Al है, ऑक्सीजन O है, ओके, ये है आंसर्स। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन today? Till 118 we can say 118 elements, and why are the symbols important in chemistry? To write chemical reactions or chemical equations and compounds, to form compounds। समझ में आया? तो ये था symbols of certain elements। Now coming to atomic number। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज Z, याद रखो, एटॉमिक नंबर एज Z। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, याद रखो। इन एन न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज़ यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जैसे कि मैंने ऊपर टेबल में दिखाया था, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ये सभी हर एक के लिए एक एक, जैसे तुम्हें हर एक क्लास में एक एक स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी, रोल नंबर रहता है 1 2 3, ऐसे हर एक एलिमेंट का एक यूनिक आईडी रहता है, ओके। फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, सेकेंड फॉर हीलियम, थर्ड फॉर लिथियम, ऐसे, ओके। सी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रल एटम, मैंने इधर दिया है स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करता है। एटॉमिक नंबर इट नेवर चेंजेस फॉर एन एलिमेंट, ओके, और दो एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर भी नहीं हो सकता है, एक को एक ही एटॉमिक नंबर रहेगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, no two different elements have same atomic number, okay, what I have said, and it determines the position of the element in the periodic table। ये हर एक नंबर को एक एक यूनिक आईडी देने के बाद इनको किधर जाके फिट किया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिट किया है, ओके। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल है, देखोगे तुम लोग क्लास 11th में, तो हर एक एलिमेंट को अकॉर्डिंगली उनको उनका पोजीशन दिया है पीरियोडिक टेबल में, ओके। सो इफ़ एन एटम, इधर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इफ़ एन एटम हैज़ 11 प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट हैव? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 ना, मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, तो उसके वजह से एटम स्टेबल रहता है, याद रखो। तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके। एग्जाम्पल्स मैंने दिया है इधर, एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल उसका दिया है H, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम, दैट इज इन ए न्यूट्रल एटम इट विल बी 1, ओके। जितने प्रोटॉन्स रहते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, याद रखो ये वाला।
So why is it important? Why we have to study about atomic number? It helps in determining the electronic configuration. It decides the chemical properties of an element. It helps in finding the position of an element in the modern periodic table, and it remains the same for all the atoms of an element. एक element में कितने atoms है ना, same element मतलब क्या होता है, same आइडेंटिकल एटम्स रहते हैं उसमें, उन सभी का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, याद रखो। तो एटॉमिक नंबर इधर मैंने एग्जाम टिप के लिए दिया है एक, रिमेंबर एटॉमिक नंबर वी कैन रिप्रेजेंट एज Z एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब ज़ीरो चार्ज, ज़ीरो चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है। ओके, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सी आंसर दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एटॉमिक नंबर, यू कैन आंसर देम। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमने देखा एक यूनिक आईडी है, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है। अभी मास नंबर क्या है देखते हैं। मास नंबर को हम लोग ए करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर ए नहीं है, केमिस्ट्री में ए का मीनिंग होता है मास नंबर, याद रखो। मास नंबर ए इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, मास नंबर इधर से ही, ये वर्ड से ही पता चलता है। मास किधर होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, इट इज इक्वल टू, जब तुम लोग प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ ऐड करोगे तुम्हें मास नंबर मिलेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल अल्फाबेट A. It helps in identifying the isotope of an element. ये आइसोटोप क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर में। समझ में आया मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि एंटायर मास इट लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। याद रखो, इधर एक एग्जांपल दिया है देखो, न्यूमेरिकल। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर कितना होगा, ऐड करो 12, 6 + 6। सोडियम एटम हैज 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, तो मास नंबर क्या होगा, ओके, इट विल बी 23। दोनों को ऐड करो। ऐसे कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क के लिए, याद रखो। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, A इज इक्वल टू Z मतलब क्या है, प्रोटॉन्स है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है, दैट प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। A इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, याद रखो, दिस आर द फॉर्मूला। ओके, from here only we gave these examples. You can calculate the answer using that formula. See, why does an atom have neutrons in the nucleus? Neutrons, they add the mass to the nucleus. ऊपर देखा था ना हमने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज़्यादा मास रहता है as compared to इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन they add mass to the nucleus without changing its positive charge. इसको कुछ चार्ज नहीं रहता है, ओके, जस्ट क्या देता है, मास देता है, and they lie in the nucleus and they help in stabilizing the nucleus. याद रखो, फॉर्मूला दिया है मैंने, A इक्वल टू Z प्लस N। की पॉइंट्स देखो, मास नंबर वेरीज फ्रॉम फॉर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ओके, ये आइसोटोप्स क्या है देखेंगे तो उधर जाके पढ़ेंगे हम लोग। एक ही एलिमेंट रहता है बट मास नंबर डिफरेंट रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है, ऐसे इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज द मास नंबर ऑल्सो इंक्रीज। देखा ना तुमने, अगर मास नंबर न्यूट्रॉन्स, इधर एक न्यूट्रॉन है, इधर एक न्यूट्रॉन है, ओके, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ओके, ये प्रोटॉन है, उसका प्रोटॉन है करके सोचो, प्रोटॉन 1 है,
इधर भी प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इधर 1 है बट इधर 2 है, तो इसका मास नंबर कितना होगा, मास नंबर कितना होगा, मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इधर 2 होगा और इधर इसका मास नंबर कितना होगा, ए करके रिप्रेजेंट करते हैं मास को, 2 + 1 3 होगा, तो इधर मास नंबर अलग अलग है एक ही एटम, ओके, हाइड्रोजन का, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स, मास नंबर अलग रहते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं. You can answer the important question given here. Define mass number, relationship between mass number, atomic number and न्यूट्रॉन हो दिया था ना, A = Z + N, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन है, ओके. ये क्वेश्चंस को आंसर करो. Let's see how an atom can be represented. Atom can be represented in a symbolic form using chemical symbol, atomic number and mass number. इधर देखो ये सिंबल है ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि एक एग्जांपल लूँगी, कार्बन, कार्बन का एग्जाम्पल, कार्बन नहीं तो ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, इधर इसके नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ऊपर उसका मास नंबर लिखते हैं, 16 मास रहता है इसका. 16, ओके. ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऐसे तुम लोग एक एलिमेंट या एक एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझ में आया? बीच में सिंबल, नीचे लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में बॉटम में इसका क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं और टॉप में इसका मास नंबर लिखते हैं. समझ में आ रहा है? ओके. सो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने. एटॉमिक नंबर Z, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एक यूनिक आईडी है, जैसे रोल नंबर है, present in the nucleus of the atom, protons present in the nucleus of the atom, and mass number A मतलब entire mass, proton plus neutron, tells us the number of protons and neutrons in the nucleus. तो number of neutrons क्या रहता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. ये एक एग्जांपल मैंने कार्बन 12 एटम का दिया. मैंने एक एग्जांपल तुम्हें ऑक्सीजन का भी दिखाया सेम. तो फ्यू मोर एग्जांपल्स I have given here for hydrogen, helium, lithium. ऑक्सीजन का मैंने दिखाया था ना, देखो इधर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया है करके. इधर मैंने एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, मास नंबर और न्यूट्रॉन्स सब कुछ दिया है. ओके, ऐसे तुम लोग न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो. A - Z, ये माइनस ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा, एटॉम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा. ओके. Just go through these examples. Key points: every atom of an element, it has a fixed atomic number. एक ही ID रहता है, unique ID, but different mass number. Mass number can vary. Isotopes मतलब क्या होते हैं, देखो same atomic number but different mass number of an atom. सेम एटम का. आइसोबार्स मतलब दो डिफरेंट एटम्स रहते हैं, मास नंबर सेम रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स देखते रहता है. आगे देखेंगे हम लोग. मैंने कवर किया है ये टॉपिक्स को भी, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, उनके एप्लीकेशन सभी. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करो इधर से. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इधर, एक एक पेज को देखो, पढ़ो, अंडरस्टैंड करो और फाइनली उस टॉपिक से कुछ आंसर्स करो एक कुछ क्वेश्चंस के लिए. ओके, तभी जाके तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. If you can answer these questions, that means concepts are clear to you people. यही लॉजिक है मैंने, दैट इज़ हर एक पेज में एक एक थोड़े थोड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है. ओके. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स मतलब शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, that is they do not revolve around the nucleus in any random path. random path में तो इलेक्ट्रॉन according to रदरफोर्ड उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट ऐसे रिवॉल्व नहीं करते. ओके, तो कुछ एनर्जी लेवल्स रहते हैं, तो वो एनर्जी लेवल्स में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. जैसे कि ऊपर मैंने दिखाया था, उधर नील बोर का मॉडल है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. नेक्स्ट एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है. एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस में. तो व्हाट आर एनर्जी लेवल्स? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं. द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और अ शेल, एंड इन ईच शेल it has fixed amount of energy, and the shells they are represented as KLM. okay, K अंदर वाला K रहता है, अंदर वाला K रहता है. नेक्स्ट आता है L शेल इधर, और एक शेल, फिगर थोड़ा रॉन्ग है. ओके, अंदर वाला K शेल, नेक्स्ट L शेल, नेक्स्ट M शेल, नेक्स्ट N शेल. ओके, ऐसे रहता है. देखो ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट K शेल रहता है, L शेल रहता है, M शेल रहता है, N शेल रहता है. ओके, ये K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल ऐसे रहता है. ओके, n इक्वल टू 1 रहता है K शेल में, इधर n इक्वल टू 2 रहता है, n इक्वल टू 3 रहता है, n इक्वल टू 4 रहता है. इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं. एंड द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे जैसे दूर दूर जाते हैं एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ते जाता है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, देखो K शेल में मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर. ये फॉर्मूला से तुम लोग पता लगा सकते हो. तो n मतलब 1. K शेल के लिए n कितना है, 1 है. n 1 है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 1 टू पावर 2 कितना होगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम K शेल कैन होल्ड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सी नेक्स्ट कमिंग टू L शेल. L शेल n इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हम लोग डालेंगे 2 टू पावर 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द L शेल. ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी उतना ही होल्ड कर सकता है. नाउ कमिंग टू M शेल. M शेल n इक्वल टू 3 रहता है इधर, 2 इंटू 3 टू पावर 2. ओके, 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18. मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो M शेल कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखो. ये था तुम्हारा K शेल, L शेल, M शेल कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं करके. इन द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ओनली K L M शेल्स, मतलब 18 एलिमेंट्स उतना ही तुम्हें याद रखना है. मैंने उधर ऊपर टेबल में दिया था ना, फ्रॉम हाइड्रोजन टिल आर्गन, उतना तक ही तुम्हें याद रखना है. ओके, 9th स्टैंडर्ड में उधर से ही क्वेश्चंस आएंगे. उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये तुम्हें शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है हर एक एलिमेंट का, वो सभी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. तो इसीलिए फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को याद कर लो कौन से आते हैं करके, ऑर्डर वाइज. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे याद करो सभी एलिमेंट्स को, ऑर्डर में ही याद करना है. ओके, रैंडमली याद मत करो. इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी टू हायर एनर्जी, एंड अ शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स. द आउटर मोस्ट शेल इट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस शेल. आउटर मोस्ट वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल का कैपेसिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का रहता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम, दैट इज केमिकल properties and physical properties. Give answer to these important questions again by just referring this topic. See, next we'll study about the electronic configuration. The arrangement of electrons in the different energy levels or shells or orbits of an atom is called as electronic configuration. Okay, atoms they are built in a stepwise manner. First K shell आता है, it is filled with maximum 2 electrons. next आता है तुम्हारा L shell 8 electrons, then M आता है 18 electrons के साथ. ऐसे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पता लगा सकते हैं क्या है करके, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल किया है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते। ये तुम्हें नहीं चाहिए ऑफ बॉ प्रिंसिपल, ये लेटर हायर क्लासेस में आएगा। कैपेसिटी ऑफ शेल्स दिया है एंड द सब शेल्स दिया है। ओके, ये भी नहीं चाहिए, ये सब शेल्स नहीं चाहिए तुम लोगों को। कितना होल्ड करते हैं ये याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। ओके, एंड आउटर मोस्ट शेल इट इज़ कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना होल्ड कर सकता है, up to maximum capacity is 8 electrons. 8 electrons can be held in the outermost shell, that is valence shell बोलते हैं। कुछ रूल्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। देखो कुछ रूल्स मैंने दिया है, इधर स्टेप्स दिया है। राइट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज एटॉमिक नंबर फर्स्ट लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल इधर दूंगी, इधर एक एग्जांपल तुम्हें सोडियम का दिया है, मैं तुम्हें कार्बन ऑक्सीजन का ही देती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर Z कितना रहता है ऑक्सीजन का, ओके, तो एटॉमिक नंबर 8 रहता है। फिल द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितना जाएगा, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 जाएगा के शेल में। नेक्स्ट के शेल में 2 गया तो कितना बचा है, 6 इलेक्ट्रॉन स्टिल लेफ्ट। देन फिल द नेक्स्ट शेल, ओके, नेक्स्ट शेल में L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकता है। नेक्स्ट शेल में अभी बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेक्स्ट शेल में गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है तो 6 तो जा ही सकते हैं आराम से। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। बाकी अभी और इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है तो नेक्स्ट शेल में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ओके। तो इसमें देखो फर्स्ट शेल में 2 गया, बचा कितना है, 10 बचा है। तो नेक्स्ट का कितना कैपेसिटी है, 8 है, तो नेक्स्ट में 8 जाएगा। कितना बचा है, 8 + 2 10 हुआ, बचा कितना है, 2 बचा है। तो M शेल में कितना जाएगा, इधर 2,8,2 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ओके। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे तुम लोग हर एक एटम का, दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन टिल आर्गन, यू कैन प्रिपेयर अ चार्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी, फिगर वाइज दिखाऊंगी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है करके, हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स का मैंने इधर दिया है। तुम लोग फर्स्ट से 18 एलिमेंट्स का प्रिपेयर करो, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिखो, आंसर्स लिखो उसका। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स दिया है मैंने, तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है। देखो हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक कैसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 हाइड्रोजन का, हीलियम का 2, लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, ओके। आर्गन का देखो 2,8,8, सोडियम का 2,8,1, मैग्नीशियम का 2,8,2। ये सभी तुम लोग ऐसे चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो अंडरस्टैंड करके। समझ में आ रहा है? Just prepare a chart, prepare a table of each and every element from hydrogen till argon, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में कितने, M में कितने हैं करके वो भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, ओके। और इसका नोटेशन भी दिया है, K में इतने इलेक्ट्रॉन्स गए, L में इतने इलेक्ट्रॉन्स, M में इतने इलेक्ट्रॉन्स करके। तो ये तुम लोग टेबल तुम्हारे ओन से बनाओ अंडरस्टैंड करके, तभी जाके समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए करके हर एक शेल में, ओके। I can just give you an example of 1 or 2 elements. Other elements you have to do it on your own. And certain some important questions are also given to you. Which elements has 2,8,7? तो total electrons find out करो first. 2,8,7 मतलब 8 + 2 + 7 कितना आएगा, 17 आएगा। 17 किसका नंबर है, 17 इधर जाके देखो किसका नंबर है, 17 इज़ फॉर क्लोरीन। 17 किसका है, क्लोरीन का है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है?
दिस विल बी द आंसर। याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं केमिस्ट्री में। 2,8,7 किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐड करके तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए फर्स्ट तुम्हें एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करो फर्स्ट से 18 एलिमेंट्स तक, तब जाके तुम लोग कुछ आंसर कर पाओगे। ओके, फर्स्ट से 18 एलिमेंट तक कौन से आते हैं, उनके एटॉमिक नंबर वाइज ओके। कैसे भी रैंडमली याद मत करो। फिर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके फिगर। अभी देखो, स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। एक बार तुम लोगों को समझ में आया। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम कितना है, 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,1। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग उसका डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट बीच में न्यूक्लियस रखो। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे डॉट डॉट करके दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तुम लोग डिफरेंट एटम्स के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के लिए ट्राई करो। ये सोडियम का था, मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें सोडियम का। और इधर देखो, सारे ये जो फिगर्स है, ये तुम्हारा करेक्ट पिक्चर नहीं है। ओके, यू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन। इधर देखो, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स उतना ही उसने रिप्रेजेंट किए हैं। थोड़े डायग्राम रॉन्ग है। ओके, ये डायग्राम इसको मत देखो, तुम लोग तुम्हारे ओन से करो। इधर ये करेक्ट दिया है, के शेल में कितना है, एल शेल में कितना है, बट ये डायग्राम जो है ये करेक्ट डिपिक्ट नहीं करते। ओके, यू पीपल ड्रॉ इट अकॉर्डिंग टू यू। Now you can answer the important question here. What is the maximum number of electrons in L shell? 8 electrons hold कर सकते हैं। K2 है, L 8 है, M 18 है, याद रखो। What is electronic configuration of sodium दिया है, 2,8,1 ओके। Now coming to combining capacity of an atom, वैलेंसी जानने से पहले वैलेंस शेल क्या होता है याद रखो, वैलेंस शेल। ओके, इधर नहीं दिया है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इट विल लूज, गेन और ट्राई टू शेयर टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया? तो एटम्स आर elements of most stable when their outermost energy level is completely filled. To achieve this stability, एक एटम को स्टेबल होने के लिए the atom should lose electron, it should gain electron या it should share the electrons, तब जाके उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एटम का, इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। Let's see how valency is determined. देखो, look at the number of electrons in the outermost shell, valence shell already पढ़ाया मैंने। If electrons in the outermost shell are 1, 2, 3, इधर देखो 1 है, ओके, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा, जैसे है उतना ही, मतलब जितना है उतना ही। अगर एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा, मतलब एटम विल ट्राई टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 है तो 2 ही होगा, 3 है तो 3 होगा। If electrons in the outermost shell are 5, 6 और 7, इधर देखो, इधर 6 है, इधर 7 है, then तभी तुम लोग क्या बोल सकते हो, एटम ट्राइज टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ओके, तब वैलेंसी क्या होगा, 8 - 1। वैलेंसी क्या होगा, 8 - 1। देखो इधर, सॉरी,
8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रॉन्ग बोला मैंने, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इधर कितना है 7 है, तो वैलेंसी 8 माइनस 7 1 होगा, 8 माइनस 7 1 होगा। इधर देखो 8 माइनस 6, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 है, तो इलेक्ट्रॉन्स 5, 6, 7 है, तो वैलेंसी कितना होगा 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो वैलेंसी 2 है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर 4, तो 4 है तो क्या करना है, तो शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है करके बोल सकते हैं। तब वैलेंसी 8 माइनस 4, या फिर तुम्हारा 4, जस्ट 4 यू कैन राइट 4 करके वैलेंसी। समझ में आया? ये था वैलेंसी के बारे में। तो why valency is important? Valency, it helps in understanding the formation of chemical bond by losing electron, by gaining electron or by sharing electron. The formation of compound, कैसे compounds form होते हैं and the chemical reactions. Okay. तो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड, इधर कुछ कंपाउंड्स मैंने दिखाया है, Na प्लस Cl, देखो Na का 1 है, Cl का 1 है वैलेंसी, Na का वैलेंसी और Cl का, इधर नीचे ऐसे वैलेंसी लिखते हैं और इसको कंबाइन करते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन NaCl, ये सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम लोग, ये होता है। इधर से ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं एक बार वैलेंसी पता लगाने से। ओके। कैल्शियम, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है, तो 2 2 सेम टेबल में जाएगा, कट होगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो इसका जब हम लोग कट करके ये करेंगे क्या आएगा CaO। ओके, इसका भी 1, इसका भी 1 है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन का 1 है। जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन इंटरचेंज करना है तुम्हें, ओके, इंटरचेंज करना है, हाइड्रोजन 4, इसको मीथेन बोलते हैं, CH4 ऐसे लिखते हैं, ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, याद रखो। वैलेंसी पता लगाने से हम लोग कंपाउंड्स डायरेक्टली उसके फॉर्म कर सकते हैं, ओके। और वैलेंसी कैसे पता लगा सकते हैं मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 रहेगा सेम। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो वैलेंसी क्या करते हैं हम लोग 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 5 है तो 8 माइनस 5 3 होता है वैलेंसी, 6 है तो 8 माइनस 6 वैलेंसी 2 होता है, 7 है तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1 होता है। अगर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी एज इट इज़ लिखो, 4 करके लिखो, ओके। तो हम लोग वैलेंसी से केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस या कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, ओके। ये वैलेंसी टेबल है, मैंने हर एक एलिमेंट का वैलेंसी इधर दिया है, देखो क्या है करके। तुम लोग एक ऐसा टेबल बनाओ, फर्स्ट एटॉमिक नंबर लिखो, फिर एलिमेंट लिखो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर वैलेंसी लिखो इसका। ऐसे तुम लोग टेबल बनाओगे फ्रॉम 1 to 18 एलिमेंट्स, इधर मैंने 20 एलिमेंट्स तक भी दिया है। ऐसे तुम लोग 1 से 18 एलिमेंट्स तक बनाओगे तो तुम्हें ईजी होगा पढ़ने के लिए। और कौन सा एलिमेंट है उसका नेम भी लिखो, जैसे H मतलब हाइड्रोजन होता है, ये भी लिखो तो तुम्हें उनका नाम भी पता रहेगा। He मतलब हीलियम होता है, इधर Ca मतलब कैल्शियम होता है, K मतलब पोटेशियम होता है। ऐसे हर एक नाम, हर एक एलिमेंट का क्या क्या नाम है उसके सिंबल के साथ वो भी लिखो, समझ में आएगा, ओके। बेटर होगा पढ़ने के लिए, लास्ट मिनट स्टडी के लिए इजी होगा। ऐसे एक लिख के चार्ट लिख के रखो। सो की पॉइंट्स, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप दे हैव सेम वैलेंसी, वो तुम्हें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तुम्हें। सेम ग्रुप, पीरियड, वो सभी थोड़ा हायर क्लासेस के लिए आएगा, ओके। एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बोल रहा है वो, तो ये याद रखो। रूल्स टू फाइंड वैलेंसी क्या होता है, एग्जाम्पल्स दिया है मैंने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का, ये नहीं चाहिए। ट्रेंड्स इन द वैलेंसी, ये तुम्हें अकॉर्डिंग टू एटॉमिक टेबल दिया है। अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी क्या होता है, जब ऐसे जाते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ऐसे एक टेबल है तो उधर ये सभी
एटम्स को फिट किया है, एलिमेंट्स को फिट किया है, और उसमें इधर जाने से वैलेंसी क्या होता है, नीचे आने से वैलेंसी क्या होता है, वो ट्रेंड है. ओके, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल. This is not required for you people. Answer these important questions again. This is for higher classes, for 11th class, 11th and 12th class. Okay. तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो गेन होगा तो नॉन मेटल्स बोलते हैं उसको, और लूज होगा तो मेटल्स दे लूज. ओके, ये याद रखो चाहिए. तो कुछ ऐसे ही just to understand. Okay, it is not required for 9th standard. नेक्स्ट, आइसोटोप्स विथ एग्जाम्पल्स. आइसोटोप्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें ऊपर सिखाया. दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एलिमेंट सेम रहता है. देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम एटॉमिक नंबर 1. नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, हाइड्रोजन 111, बट डिफरेंट मास नंबर. एक का 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा. ओके, इसका नाम भी अलग है. इसको हम लोग प्रोशियम बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग ट्रिशियम बोलते हैं, ट्रिशियम. नाम भी चेंज होगा, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं विथ मास नंबर 1, 2 एंड 3. एटम्स सेम रहते हैं, सेम एलिमेंट के रहते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर सेम रहता है 111, बट मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है. दैट इज दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, एटम्स ऑफ, याद करो, डेफिनेशन याद करो, जस्ट अंडरस्टैंड करने से काफ़ी नहीं है. यू हैव टू डिफाइन इट, ओके, इन अ प्रॉपर वे. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. और एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है हाइड्रोजन का. इधर एक एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. आइसोटोप्स ऑफ कार्बन भी मैंने इधर दिया है. देखो, यू कैन जस्ट गो through this. okay, mass number 12, 13 और 14 का. other examples I have written. हाइड्रोजन मैंने दिखाया तुम्हें, कार्बन इधर दिया है, क्लोरीन का भी आइसोटोप्स रहते हैं, ऑक्सीजन का भी रहता है, यूरेनियम का भी रहता है. तो remember, isotopes are naturally occurring or artificially produced forms of an element. Here फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास. ये तुम्हारे एक एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन है शायद, मुझे लगता है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है. एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग. देखो, सिंस एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. एक एक एलिमेंट का 2 या 3 भी आइसोटोप्स रह सकता है. सिंस एक मिक्सचर रहता है आइसोटोप्स का, तो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास जो रहता है, इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप. ओके, तो 2 आइसोटोप है एक एलिमेंट का, तो उनका मास एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं इसको. तो एटॉमिक मास क्या लेते हैं हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट ऑल द आइसोटोप्स. ओके, इट हैज़. तो इसका क्लोरीन का इट हैज़ 2 आइसोटोप. इसका एक 35 होता है, मास नंबर एक 37 रहता है. तो इन अबंडेंस कैसे कितना फाउंड है, देखो 75% 35 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन प्रेजेंट है, और 25% क्या रहेगा, 37 क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा. तो इसका भी मास दिया है, इसका भी मास दिया है. फॉर्मूला क्या है, देखो इधर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है नीचे. एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंटेज है, 75%. 75 इंटू जितना इसका मास है वो मल्टीप्लाई करो एंड ऐड इट विथ
25 इंटू इसका, तो 75 इंटू 34.7 और ये 25 इंटू 36.97 डिवाइडेड बाय कितना 75 प्लस 25, याद रखो 75 प्लस 25, इस नंबर को ऐड करके डिवाइड करो तो जितना आएगा वो तुम्हारा कैलकुलेशन के हिसाब से दैट विल बी योर एवरेज एटॉमिक मास। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है ये। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इधर दिए हैं। डिफाइन आइसोटोप्स, व्हाई डू आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरेज एटॉमिक मास फ्रॉम द गिवन डेटा, ये डेटा दिया है तो इधर से तुम लोग कैलकुलेट करना है। नेम एनी 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, नेम एनी 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन ऊपर दिया है मैंने, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोबार्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये आइसोबार्स है, एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे आइसोटोप्स का। आइसोबार्स दे आर, आइसोटोप्स समझ में आया ना, एक ही एलिमेंट रहता है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट रहता है। बट आइसोबार्स क्या होते हैं, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट से डिफरेंट रहते हैं, हैविंग सेम मास नंबर सेम रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इधर देखो एग्जाम्पल, मास नंबर 14 है, इसमें 2 एलिमेंट आ सकते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट उसके एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। सेम एटॉम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, याद रखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, की पॉइंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो। Okay, these are certain examples of your isobars. इधर से देख सकते हो तुम लोग, आर्गन, पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम, ये चाहिए तो ये याद रखो। ओके, हायर वाले नहीं चाहिए उतने, 14 एंड 40 मास नंबर का। कार्बन, नाइट्रोजन हैविंग मास नंबर 14, आर्गन, पोटेशियम हैविंग मास नंबर 40। ओके, नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को बहुत जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं इन मेडिसिन, दैट इज़ रेडियो आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट, आयोडीन, they are used in diagnosis process and treatment. Example iodine, it is used for thyroid disorder, ये भी क्वेश्चन आता है। name the isotope used in your मेडिसिन दैट इज़ थायराइड डिसऑर्डर में आयोडीन यूज़ करते हैं, आयोडीन 131, याद रखो, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर में आइसोटोप्स लाइक यूर फॉस्फरस, नाइट्रोजन, दे आर यूज्ड टू स्टडी न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट्स, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, यूज्ड इन थिकनेस मेजरमेंट, लीक डिटेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में। आर्कियोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। कार्बन 14, ओके, कार्बन 14 फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एंशियंट फॉसिल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। मेथड रेडियो कार्बन डेटिंग करके हम लोग पता लगा सकते हैं फॉसिल का कितना एज है करके, दैट इज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आता है स्पेस रिसर्च में, आइसोटोप्स लाइक PU are used as fuel in spacecraft and space probes, इधर यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में कोबाल्ट यूज़ करते हैं हम लोग। रेडिएशंस फ्रॉम आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट, दे किल द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोप्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज और वेरियस प्लेसेस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। थायराइड में वो आयोडीन वाला आइसोटोप। ओके, तो इधर सभी जगह पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं आइसोटोप्स को। नाउ डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स मैंने इधर दिया है टेबुलर फॉर्म में विथ एग्जाम्पल जैसे दिया है मैंने। ओके, जस्ट गो थ्रू दैट। Meet a scientist, we already saw Democritus, he discovered that is atomos, and he discovered atom, he just gave the name atom, okay, that is smallest indivisible particle. Now John Dalton, father of atomic theory, उसने एटॉमिक थियरी डिस्क्राइब किया। जे थॉमसन ने उसने
क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन एंड प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल फर्स्ट उसने डिस्कवर किया था. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही डिस्कवर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ओके, एक है गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, याद रखो, प्रोटॉन डिस्कवर किया था. ओके, मैंने इधर नहीं दिया है. नील बोर डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, they move in fixed circular orbits. He gave the stability of an atom, he explained the stability. जेम्स चैडविक, इसका डिस्कवरी क्या था? न्यूट्रॉन था. जे थॉमसन का उसने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन. ओके, गोल्ड पुडिंग प्लम पुडिंग मॉडल. These are certain remember tips, key takeaway what you have studied in this chapter. That this is the mind map. Okay, journey inside the एटम, माइंड मैप. स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने क्या क्या पढ़ा? एटॉमिक मॉडल पढ़ा, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने, थॉमसन मॉडल पढ़ा, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा हमने, रदरफोर्ड मॉडल का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल जीरो चार्ज रहता है, कौन किधर किधर लोकेटेड है. इलेक्ट्रॉन इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स में मूव होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. मास लाई होता है, एंटायर मास ऑफ द एटम लाइज इन द न्यूक्लियस. और उधर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. उनके मास को ऐड करेंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा, एक एटम का मास ऑफ द एटम. ओके, एटॉमिक नंबर हमने देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो हमें एटॉमिक नंबर Z याद रखो, एटॉमिक नंबर Z करके रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट बोर्स मॉडल देखा हमने, लिमिटेशंस देखे हमने, रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन देखा, जे थॉमसन मॉडल का लिमिटेशन देखा. ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखा हमने. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे. एंड फर्स्ट 18 एलिमेंट्स कौन से हैं हमने देखा, हाइड्रोजन, हीलियम, ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर से लेके सीधा आर्गन तक 18 एलिमेंट्स. फर्स्ट 18 एलिमेंट्स तुम लोग वो चार्ट प्रिपेयर करो अकॉर्डिंगली. वैलेंसी देखा, आइसोटोप्स देखा, आइसोबार्स देखा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स है तो वो एक एग्जाम्पल के साथ मैंने दिखाया है तुम्हें. क्लोरीन वाला 75% और 25% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो. ओके, and also we came across different scientists. So here I will end this chapter. Okay, so if you like my notes and my explanation, please do hit the subscribe button. Okay, please do subscribe to my channel Class Excellence. I will again come up with new videos of different chapters explanation, and also I will provide the most expected important questions like your MCQs, assertion reason, case study question. Please do subscribe to my channel Class Excellence. Okay, thank you.